बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वज़ारत तजारत में काम करते हुए मुझे मुश्किल से 1 महीना हुआ था कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी की लहर उठी और इसके साथ ही महाराजा हरी सिंह की क़यादत में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। मां जी और दूसरे अज़ीज़ जम्मू से जान बचाकर सियालकोट उठ आए। अब मुझे कराची में मकान की फ़ौरी ज़रूरत पड़ गई ताकि उन्हें अपने पास बुला लूँ। हमारी मिनिस्ट्री में एक साहब वर्क्स डिवीज़न के जॉइंट सेक्रेटरी थे। सरकारी मुलाज़मीन को मकान देने के सिलसिले में वो मुख्तार कुल थे। मेरे कई जानने वालों को वो बड़ी शफ़क़त और अनायत से मकान अलाट कर चुके थे। मैंने उनकी खिदमत में हाज़िर होकर अपनी ज़रूरत बयान की तो उन्होंने बड़ी रुखाई से टका सा जवाब दे दिया। मैंने चंद अफ़सरों के नाम गिनवाए जिन्हें वो हाल ही में मकान फ़राहम कर चुके थे, तो उन्होंने लाताल्लुकी से अंग्रेज़ों की तरह अपने शाने उचकाए और फिर ऐनक लगाकर फ़ाइल देखने में मसरूफ़ हो गए। ये साहब भी दरअसल बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार थे। उस वक्त कराची में रिहायशी मकानों का वही हाल था कि एक अनार 100 बीमार। मकान बेहद कमयाब थे और मकान मांगने वालों का कोई शुमार ना था। ऐसे हालात में वो साहब किसको मकान दें और किसको ना दें। हकदार सभी थे, लेकिन तरजीही हकदार कौन था, इसका फ़ैसला करना आसान ना था। चुनांचे ये साहब भी काम चलाऊ तरीक़ों पर अमल करने पर मजबूर थे। कोई किसी वज़ीर या अफ़सर कबीर की सिफ़ारिश ले आया तो उसे मकान मिल जाता था, या किसी साहब हिम्मत ने जॉइंट सेक्रेटरी की नज़र करम हासिल करने के लिए खुशामद और चापलूसी से काम लिया तो उसका मकसद भी आसानी से पूरा हो जाता था। मैं इन दोनों लवाज़मात से आरी था, इसलिए इन साहब की अनायत बेगायत से महरूम रहा। थोड़ी दौड़ धूप के बाद मुझे जवाहरलाल नेहरू रोड पर, जो कायदे-आज़म के मज़ार के सामने है, एक मकान का निचला हिस्सा किराए पर मिल गया। ऊपर वाली मंजिल पर हिंदू मालिक मकान खुद रहता था। उसने अपना ख़ानदान और मालो असबाब तो भारत भेज दिया था और अब वो मकान और दुकान को अच्छी कीमत पर फ़रोख्त करने के इंतज़ार में यहाँ रुका हुआ था। 60-70 साल का ये बूढ़ा सख्त गिर मालिक मकान साबित हुआ। एक तो उसने 3-4 कमरों का किराया ऐसा कस के लगाया कि उसमें मेरी आधी तनख्वाह साफ़ निकल जाती थी। दूसरी, वो बिजली पानी के इस्तेमाल पर नहायत कड़ी निगाह रखता था। आधी रात को भी ज़रूरतन किसी कमरे की बिजली जलाई जाती तो सोए हुए मालिक मकान की छट्टी ही फ़ौरन बेदार हो जाती और वो वावेला मचाना शुरू कर देता था कि बत्ती बंद करो, बत्ती बंद करो, बिजली मुफ्त नहीं मिलती, कि सारी सारी रात जलाकर ऐश किया जाए। एक रोज़ मालिक मकान कहीं से घूमकर वापस आया तो मां जी बरामदे में बैठी अपने बाल सुखा रही थी। उसने वहीं खड़े खड़े उनको बेनकत सुनानी शुरू कर दी। मैं तो नलका बंद करके गया था, मेरी गैर हाजिरी में पानी खोल कर नहाई क्यों। अम्मा जी ने हज़ार समझाया कि उन्होंने नलका नहीं खोला, बल्कि सुबह से पानी की एक बाल्टी भरकर अपने लिए रख छोड़ी थी। उस शरीफ आदमी को बिल्कुल यकीन ना आया। उसने मुसलमानों के झूठ, फरेब और मकर पर बड़ा सेर हासिल तबसरा किया। इन्हीं दिनों कराची में हल्का सा हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया। कुछ सामान बेच बाच कर हमारे एक मालिक मकान ने 2.5 लाख रुपया नकद जमा किया हुआ था। उसे खदशा महसूस हुआ कि अगर मुसलमानों ने उसके मकान पर हमला किया तो नकदी भी लुट जाएगी। हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर वो ये पूंजी मां जी के पास अमानत रखने के लिए आया। वो रुपये गिन कर देना चाहता था, लेकिन मां जी को 10 से आगे गिनती नहीं आती थी। इसलिए मुझे सामने बिठाकर उसने 2.5 लाख रुपया दोबारा गिना और उसे एक चमड़े की थैली में ताला लगाकर मां जी के हवाले कर दिया। मुझसे उसकी रसीद लिखवाकर अपने पास महफूज कर ली। मां जी ने इस अमानत की बड़ी रखवाली की। रात को वो इस थैली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। नमाज के लिए भी वो इसे अपने घुटने के साथ लगाकर बैठती थी। 2-3 रोज़ में अमन-ओ-अमान कायम हो गया। बुढ़े माल के मकान ने मुझे फिर सामने बिठाकर 2.5 लाख रुपया दोबारा गिना, रसीद मुझे लुटाई और अपनी अमानत बगल में दबाकर ऊपर वाली मंजिल में वापस चला गया। मेरा ख्याल था कि हमारी इस खिदमत गुजारी के इवज़ मालिक मकान बिजली और पानी के इस्तेमाल में शायद अब कुछ रियायत और नरमी का बर्ताव दिखाएगा, लेकिन इन ख्यालस तो महालस तो जुनून, उसकी वही दांता किलकिल बदस्तूर जारी रही। कई बार तो वो बिजली का मेन स्विच सरे शाम ही बुझाकर बैठ जाता था और हम मोमबत्ती जलाकर अपना काम चलाते थे। रात को पंखा चलाकर सोना तो बड़ी दूर की बात थी। 1-2 बार मैंने इरादा भी किया कि इस नामकबूल बुड्ढे से इस बारे में झगड़ा करूं, लेकिन मां जी ने यह कहकर मना कर दिया कि बेचारा दुखी है, बेघर होकर मुंबई जा रहा है, इस वक्त उसका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। मालिक मकान ने एक तोता भी पाल रखा था, जिसे उसने सिंधी ज़ुबान में पाकिस्तान के खिलाफ चंद गालियाँ बड़े शौक से सिखा रखी थी। बाहर जाते वक्त वो तोते का पिंजरा मां जी की रखवाली में दे जाता था। जब कोई घर वाला तोते के सामने से गुजरता था तो वो बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ उसे मखसूस गालियाँ सुनाया करता था। अपने कामकाज से फारिग होकर जब बुढ़ा घर वापस लौटता था तो मां जी अक्सर उसे चाय या शरबत बना देती थी। इसके बाद वो तोते का पिंजरा लेकर ऊपर चला जाता और ताज़ा दम होकर फिर हमें बिजली और पानी से महरूम करने के अमल में मसरूफ़ हो जाता था। एक रोज़ चंद्रीगढ़ साहब की तबीयत नासाज थी। उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया कि मैं उनके दफ़्तर में पड़ी हुई सब फ़ाइलें लेकर उनके घर आ जाऊँ। मुझे उनके घर का पता मालूम ना था। जब मैंने उनसे उनके घर का पता पूछा तो वो बड़ी हैरत से बोले, ताज्जुब है, तुम्हें अपने मिनिस्टर का घर तक मालूम नहीं? मैं इस बात का क्या जवाब देता? मुझे अपने या दूसरे वज़ीरों के घर उस वक़्त तक
मालूम थे, ना कभी बाद में मालूम करने का शौक़ चढ़ाया था। चंद्रीकर साहब के दफ्तर में 30-40 फाइलों का अंबार लगा हुआ था। मैंने उन्हें समेट कर घोड़ा गाड़ी में डाला और वज़ीर साहब के बंगले की राह ली। कोठी पर पुलिस का पहरा था। उन्होंने घोड़ा गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया। वज़ीरों की कोठियों के अंदर सिर्फ मोटर कारों ही को बारजाबी का शर्फ हासिल होता था। चंद्रीकर साहब बाहर लॉन में ही बैठे हुए थे। उनके पास सरदार अब्दुर्रब नश्तर भी तशरीफ़ फरमा थे। आप स्टाफ कार में क्यों नहीं आए? चंद्रीकर साहब ने पूछा। स्टाफ कार फारिग ना थी, मैंने जवाब दिया। चंद्रीकर साहब ने जगह बाद दीगरे 2-3 अफसरों के नाम लिए और बोले, हाँ, उनमें से किसी के बच्चों को क्लिफ्टन की सैर कराने गई होगी। किसी वजह से चंद्रीकर साहब मुझे मिस्टर सोहाब कहा करते थे। उन्होंने नश्तर साहब से मेरा तारुफ यूँ करवाया, ये मेरे अंडर सेक्रेटरी मिस्टर सोहाब हैं, जो अपने वज़ीर का घर तक नहीं जानते। साहब, आपका तखल्लुस है? नश्तर साहब ने दिलचस्पी के अंदाज में पूछा। मैंने उन्हें अपना पूरा नाम बताया तो नश्तर साहब पेशानी सुकेड़ कर कुछ सोच में पड़ गए और बोले, क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? मुझे इस नाम से किसी कदर शनासाई की बू आती है। मैंने अर्ज़ किया कि इससे पहले मुझे उनकी न्याज़मंदी का शर्फ हासिल नहीं हुआ। नश्तर साहब ने मेरे सर्विस करियर के मुतालिक पै दर पे चंद सवाल पूछे। जब कहते बंगाल की बात आई तो वो यकायक चौंके और फरमाया, हाँ हाँ, खूब याद आया। एक बार दिल्ली में शहीद सहरवर्दी साहब ने आपकी कुछ मज़े की बातें मुझे सुनाई थी। चंद्रीकर साहब की हिदायत के मुताबिक मैंने कॉमर्स वर्क्स और इंडस्ट्रीज़ डिवीज़नों की फ़ाइलें छाँट कर अलग करके रख दी तो नश्तर साहब भी फारिग होकर चलने को तैयार थे। उन्होंने अज़राह नवाजिश मुझे अपनी कार में लिफ्ट देने की पेशकश की। रास्ते में एक मुकाम पर कुछ हिंदू ख़ानदान 8-10 ऊँट गाड़ियों पर अपना सामान लादे बंदरगाह की तरफ जा रहे थे। नश्तर साहब ने एक ठंडी आह भरकर कहा, ये लोग कितने आराम से अपना तिनका तिनका समेट कर यहाँ से ले जा रहे हैं और उस तरफ हमारे लोग जिस हालत में यहाँ पहुँचते हैं उसके तसव्वुर से ही कलेजा मुँह को आ जाता है। नश्तर साहब की तफन्ने तबाह के लिए मैंने उन्हें अपने लैंडलॉर्ड के कुछ लतीफ़े सुनाए तो वो हैरत से बोले, आप किराए के मकान में रहती हैं? लैंडलॉर्ड क्या किराया वसूल करता है? तकरीबन आधी तनख्वाह, मैंने बताया। सरकारी मकान क्यों नहीं मिला? उन्होंने पूछा। मैंने खलीली साहब की मजबूरियाँ और माजूरियाँ बयान की तो वो खामोश हो गए। 2-3 रोज़ के बाद नश्तर साहब का पीए मेरे दफ्तर में आया और लारंस रोड पर नौशेरवां जी मेहता ब्लॉक के एक फ़्लैट का अलाटमेंट ऑर्डर मेरे हवाले कर गया। मुझे आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये फ़्लैट उन्होंने मेरे लिए किस तरह हासिल किया था, लेकिन उस वक़्त इस घर का मिलना मेरे लिए एक नेमत खुदाबंदी से कम ना था। अल्लाह ताला उन्हें उस जहाँ में भी खुश रखे। ये फ़्लैट मिलने के चंद रोज़ बाद इत्तेफ़ाक से मेरी मुलाकात जॉइंट सेक्रेटरी वर्क से हो गई। वो मेरे जॉइंट सेक्रेटरी हसनी साहब के कमरे में बैठे हुए थे। हसनी साहब ने अज खुद मेरी सिफारिश डालते हुए कहा, अरे भाई, तुम इस गरीब को मकान क्यों नहीं देते? ये भी तो तुम्हारी सर्विस का ही आदमी है। नहीं, उन्होंने चौंक कर सर से पाँव तक मेरा जायज़ा लिया और बेएतबारी से पूछा, क्या तुम वाकई ICS के मेंबर हो? मैंने इतराफ़े जुर्म किया तो उन साहब ने बड़े इत्तेफ़ाक से अपना हाथ मेरे कंधे पर रख कर कहा, मेरे दफ्तर में आ जाना, मकान का बंदोबस्त हो जाएगा। मेरी ज़रूरत पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं दोबारा उनके दफ्तर तो ना गया, लेकिन इस बात पर हैरत ज़रूर हुई कि पाकिस्तान बनने के बाद भी इंडियन सिविल सर्विस का जादू हमारे सर चढ़ कर बोल रहा था। मेरा ख्याल था कि हम ICS के 3 हर्फ भारत पर डालकर पाकिस्तान आए हैं, लेकिन रस्सी तो जलगी पर बल नहीं निकला था। यहाँ पर कई हजरात अपने तारुफ में ओल्ड ICS का दुमछला लगाने में फ़ख्र महसूस करते थे। एक साहब ने अपने दफ्तर और घर पर जो नेम प्लेट्स लगवाई हुई थी उन पर अपने नाम के साथ ICS लिखवाकर उन 3 हरूफ पर एक हल्की सी लकीर ऐसी चाबुक दस्ती से खिंचवा दी थी जिस तरह चश्मे महबूब में काजल की लकीर, ताकि उनका जोबन और भी निखर कर आए। चंद हजरात अपने विजिटिंग कार्ड्स पर फॉर्मर ICS के अल्फाज बड़े एहतमाम से छपवाते थे। एक साहब का ज़ाती राइटिंग पैड इन गुनाहगार आंखों ने भी देखा है, जिस पर फॉर्मर ICS के नीचे ब्रैकेट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स इंपीरियल सर्विस के अल्फाज भी दर्ज थे। हम कि अपनी नौकरी के 3 फरसुदा हरूफ तक अपने नाम से अलहदा करने से कासिर हैं। हम आज़ादी के कारोबार को ग़ुलामी की रवायात से अलग रखने पर इस हद तक कादिर हो सकते हैं। इसका जवाब हम खुद दें या ना दें, लेकिन हालात ने दे दिया है और आज तक दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए मेरे सोने रब दे हवाले।